हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करने वाले हैं भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में, और साथ में करेंगे हम कुषाण वंश के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, शुंगों के बारे में बताया था, कण्व के बारे में बताया था और सातवाहन के बारे में बताया था। अगर वो आप उस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन तीनों वंशों के बारे में। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी स्थापना से पहले और स्थापना के बाद भी क्या हुआ कि कई सारे विदेशियों ने आक्रमण किए। जिनमें से कौन कौन से थे? एक तो आपके आ जाते हैं ईरानी, जिन्हें फारसी भी कहा जाता है या आकेमेनिड भी कहा जाता है। दूसरे आते हैं आपके यूनानी। यूनानियों में सबसे फेमस आ जाएगा आपका सिकंदर। फिर आता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में जो इम्पोर्टेंट है वो है पढ़ने के लिए होगा हमारे पास मिनांडर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं शक। शक में रुद्रदामन आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा आते हैं पर्थियन और पहलव। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और जो इनके जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा आता है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश तो इम्पोर्टेंट रहता ही है हमेशा, ठीक है। इसमें जो है जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उसमें कुषाण वंश जो था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना गया। अब देखते हैं हम सिकंदर के आक्रमण के बारे में। भारत पर जो पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था वो किसने किया है? सिकंदर ने किया है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ है आपका 356 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में, ठीक। और इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकंड था। जो अरस्तु थे वो सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। और 327 ईसा पूर्व में ये हिंदकुश पर्वत को पार करके कहाँ? भारत पहुंचा था, ठीक है। और जो फेमस युद्ध है सिकंदर का वो कौन सा है? हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध माना जाता है, ठीक है। और ये युद्ध हुआ कब है? ये हुआ है आपका 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर, ठीक है। जो यूनानी स्रोत है वो इसे क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो सिकंदर और दूसरा कौन था? राजा पोरस या फिर जिसे पुरु कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस जो था वो पराजित हुआ, ठीक है। पर क्या हुआ कि पोरस की वीरता की वजह से इसके साम्राज्य को सिकंदर ने वापस लौटा दिया था। और भारत से जब लौटने के बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु केवल 32 वर्ष थी, ठीक है। और जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका जो साम्राज्य है वो कई सेनापतियों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक। ये तो हो गया आपका सिकंदर के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। अब जो सिकंदर के बारे में मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिकंदर जब भारत आया था तो उसके साथ में कुछ यूनानी लेखक भी आए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो नियार्कस था, दूसरा आनेसिक्रेटस था और एरिस्टाबुलस था, ठीक है। ये तीन नाम आप ध्यान रखेंगे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, यूनानी लेखक। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शासकों की अगर बात की जाए तो इंडो ग्रीक को इन्हें क्या कहा जाता है? एक तो आपका हिंद यूनानी भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इन्हीं को कहा जाता है इंडो बैक्टीरियाई, ठीक। या इंडो ग्रीक तो इन्हें कहते ही हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे आता है, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो मैंने आपको बताया कि उसके साम्राज्य को क्या किया गया? उसके सेनापतियों में विभाजित कर दिया गया। भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा था, कौन सा हिस्सा? उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर किसका था? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। और ये क्या था? ये सिकंदर का ही था, ठीक है। और ये कहाँ पर का शासन था? शासक था भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है।
परंतु बाद में इस क्षेत्र में क्या हुआ, जो सेल्यूकस निकेटर वाला क्षेत्र था, इस पर बैक्टीरिया के यूनानी शासकों ने क्या किया, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इन यूनानी शासकों ने क्या किया, भारतीय इतिहास में इन्हीं को क्या कहा जाता है, हिंद यूनानी या फिर यवन भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे, ये हैं सारे एक ही, चाहे इंडो ग्रीक हो, चाहे हिंद यूनानी हो, या इंडो बैक्टीरिया हो, या फिर इन्हें यवन कहा जाता है। इनका शासन जो था वो मेनली कहाँ कहाँ था, अफगानिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, और भारत के कौन से इलाके में था, उत्तर पश्चिम वाला इलाका था। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय साहित्य में यूनानियों के लिए क्या यूज किया गया है, वर्ड यवन यूज किया गया है। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, महाभाष्य है, महावंश है, पुराण है, या फिर बौद्ध ग्रंथ, इन सब में इनका नाम क्या मिलता है, हमें यवन के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा इनका आता है वो आता है आपका मिनांडर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके साम्राज्य की स्थापना की। इंडो ग्रीक जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना की थी ड्रेमेटियस ने, और उसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर क्या किया, अधिकार कर लिया था। तो अगर स्थापना की बात की जाए कि इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्रेमेटियस ने की है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा आया वो कौन सा था, वो था आपका मिनांडर या फिर मिलिंद। और मिलिंद नाम से कहाँ है, मिलिंद पनों में हमें मिलिंद नाम मिलता है। ठीक है, मिनांडर जो है इंडो ग्रीक वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। इसका शासन कब से कब तक माना जाता है, ये माना जाता है आपका 165 से लेकर 130 ईसा पूर्व के बीच में। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी थी साकल, या वर्तमान में सियालकोट, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, भारतीय परंपरा में वह मिलिंद के नाम से फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो इंडो ग्रीक साम्राज्य था, इसका विस्तार किया वो किसने किया है, ये मिनांडर ने ही किया है। मिनांडर ने बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और भारतीय यूनानी सांस्कृतिक समन्वय को क्या किया, बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब मिलिंद जो है वो भारत में फेमस क्यों है इतना। मिनांडर से संबंधित सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है वो कौन सा है, आपका मिलिंद पनो है। मिलिंद पनो, इसका मतलब क्या होता है, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, ये क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच क्या है, एक दार्शनिक संवाद का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक, परंपरा के अनुसार क्या कहा जाता है कि नागसेन से प्रभावित होकर मिनांडर ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्लियर हो गई इतनी चीज। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आता है आपका, भारतीय इतिहास में जो पहली बार शासकों के यथार्थ चित्र हमें बड़ी संख्या में सिक्कों पर दिखाई देते हैं, वो किस काल से शुरू होते हैं, वो इंडो ग्रीक से ही शुरुआत मिलती है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता है कि लेख युक्त सिक्के जो हैं वो किसने जारी किए हैं, तो वो भी सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी किए हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतनी। चलिए अब आगे देखते हैं। जो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी जो है, इनका एक और चीज़ फेमस है, वो क्या है, विदिशा का गरुड़ स्तंभ। ठीक, इंडो ग्रीक काल का ही है, ये सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है, और ये क्या है, हेलियोडोरस स्तंभ है। कहाँ पर है ये, बेसनगर विदिशा एमपी में है। ठीक, इस स्तंभ की जो स्थापना थी वो किसने की है, हेलियोडोरस ने की है। हेलियोडोरस था कौन, इंडो ग्रीक शासक एंटीओकस का राजदूत था। क्लियर। ये जो है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, और इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, गरुड़ ध्वज कहा जाता है। क्लियर हो गया। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर जो भागवत धर्म है, इसके बारे में पहली जानकारी देने वाला ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, अब देखो, भारतीय सीमा में अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसे है, तो वो है आपका ड्रेमेटियस को। किसको है, ड्रेमेटियस फर्स्ट को है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इससे जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है वो मैंने आपको बताई
भागवत धर्म या फिर किसका, वैष्णव धर्म को इसमें पहला अभिलेखीय उल्लेख हमें मिलता है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं इंडो ग्रीक कला की। भारतीय और यूनानी कला के समन्वय से एक नई कला के विकास की यहाँ पर क्या हुई, पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, जिसे आगे जाके क्या कहा गया, गांधार शैली कहा गया। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, गांधार शैली की शुरुआत मानी जाती है। एक चीज और है, जो यूनानी है, इनसे भारतीय यूनानियों ने भारत से क्या किया था, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य को देखने की कला, जिसे क्या कहते हैं, होरोस्कोप, इसका प्रचलन जो है वो यूनानियों ने भारत से ही सीखा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शक या पार्थियन या पहला वंश आता है। अब इसमें क्या है, जो इंडो ग्रीक शक्ति थी, इसके पतन के बाद क्या हुआ, भारत पे जो उत्तर पश्चिम, हमेशा आक्रमण किधर से होता है भारत पर, उत्तर पश्चिम वाले इलाके से ही होता था। तो जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका था, इसमें भारत में शकों और बाद में किसका, पर्थियन, या इन्हें क्या कहा जाता है, पहला वंश। ठीक है, इनका उदय होता है। ये मूलतः कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, दोनों ही। अब देखते हैं हम शकों के बारे में। शक जो है ये मूलतः कहाँ से आए, मध्य एशिया की ये मेनली घुमंतु जनजाति थी। ठीक है, जो क्या हुआ, धीरे धीरे अफगानिस्तान से होते हुए ये भारत तक पहुंच चुके थे। भारत में शक शासकों को क्या कहा गया, क्षत्रप और महाक्षत्रप कहा गया है। क्षत्रप क्या थे, क्षत्रप जो होते थे वो प्रांतीय शासक होते थे। ठीक है, और जो महाक्षत्रप होते थे वो क्या थे, सर्वोच्च शासक थे। इन्हें इतना रटने की जरूरत नहीं है, नाम से भी आपको पता चल जाएगा। जो महाक्षत्रप होगा वो क्या होगा, सर्वोच्च शक्ति होगी, और क्षत्रप होगा वो क्या होगा, प्रांतीय शासक होंगे। अब भारत में जो शकों का शासक था वो कौन से इलाके पर था, पश्चिमी इलाके पर था। ठीक, और ये पश्चिमी क्षत्रप जो थे यही भारत में सबसे ज़्यादा फेमस रहे। इनका इलाका कौन सा आता है, गुजरात है, सौराष्ट्र है, मालवा है, और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ये पश्चिमी क्षत्रपों का इलाका था। शकों की अगर बात की जाए तो भारत में जो पहला शक शासक था उसका नाम क्या था, मावेज। क्या नाम था, पहला जो शासक था भारत में शक का, वो मावेज था। मावेज जो है वो तक्षशिला का पहला शक शासक माना जाता है। और 58 बीसी में, कब, 58 बीसी में एक राजा ने शकों को पराजित किया था, जिसने अपने आप को बाद में क्या कहा, विक्रमादित्य कहा था। और इसी उपलक्ष्य में क्या चलाया गया था, विक्रम संवत चलाया गया था। अगर इनकी बात की जाए शकों की, तो जो सबसे फेमस राजा होता है वो आता है आपका रुद्रदामन फर्स्ट। जो रुद्रदामन फर्स्ट है ये पश्चिमी क्षत्रपों का सबसे महान शासक माना गया। इसका शासनकाल क्या था, 130 से लेकर 150 ईस्वी तक था। ठीक है, सातवाहनों ने क्या किया, इन्हें पराजित किया। यद्यपि वैवाहिक संबंधों के कारण क्या हुआ, इनका पूर्ण विनाश नहीं किया सातवाहनों ने भी। ठीक है, अगर बात की जाए कि शकों ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया, तो वो कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, और सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण था वो भी किसने करवाया है, रुद्रदामन ने ही करवाया है। क्लियर। और रुद्रदामन का जो सबसे फेमस अभिलेख है वो कौन सा है आपका, जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख क्यों फेमस है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का पहला विस्तृत अभिलेख माना जाता है। ठीक, और ये कहाँ पर है, गुजरात के गिरनार पर्वत के निकट है। जो इसकी खोज है वो किसने की थी, इसकी खोज हुई है जूनागढ़ अभिलेख की 1872 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने की, जेम्स प्रिंसेप ने इसकी खोज की है। क्लियर हो गया इतना चीज। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सुदर्शन झील के बारे में आप इकट्ठा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं। सुदर्शन झील का जो इतिहास है वो क्या है, 3 प्रमुख शासकों से जुड़ा हुआ है। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसका निर्माण किया था। और किसके द्वारा किया था, इसके टाइम में हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये किया था निर्माण पुष्यगुप्त द्वारा किया गया है। दूसरा क्या था, नहरों का जो विस्तार किया गया सुदर्शन झील से वो किया गया था अशोक के टाइम में। ठीक है, और किसने किया था, तुषास्प ने किया था।
रुद्रदामन ने क्या किया, इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इस प्रकार ये झील जो है वो कितने 400 वर्षों तक विभिन्न शासकों द्वारा संरक्षित की जाती रही है। इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि नहरों का विस्तार किसके टाइम में हुआ है, या इस झील का निर्माण किसके टाइम में हुआ, या फिर इसका मरम्मत या पुनर्निर्माण जो है वो किस शासक के टाइम पे हुआ है। क्लियर है। अब दूसरी चीज आती है शकों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सिक्कों पर संवत का उल्लेख करने की परंपरा जो शुरुआत हुई वो किसके टाइम पे हुई, शकों के टाइम पे ही हुई है। ध्यान रहेगा इतनी चीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्थियन या फिर पहलव की। अब देखिए, पर्थियन की बात करें तो पर्थियन जो है वो शकों के बाद इनका शासन आया। पर्थियनों की अगर संस्थापक की बात की जाए कि पहलव या पर्थियाई शासक जो था फर्स्ट जिसे संस्थापक कहा जाता है, वो कौन था आपका, मिथ्रेडेटस। ये क्या है, मिथ्रेडेटस फर्स्ट, ये आपका पर्थियन या पहलव का संस्थापक है। ठीक। अगर भारत का जो पहला पहलव राजा था वो कौन सा था, वो था आपका माउस। क्लियर हो गई इतनी चीज। जो पर्थियन थे इनका मूल निवास क्या था, ईरान था। भारत में जो इनका शासन था वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहा है, कोई खास लंबा नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप संस्थापक एक ध्यान रखिए। भारत में जो इनका पहला शासक था वो कौन सा था, माउस था। दूसरी चीज़ आती है कि गोंदो फर्नेस, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंदो फर्नेस। ठीक है, इसके समय में इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि इसके साथ ही संत थॉमस जो है वो इसके शासनकाल में भारत आए थे, और संत थॉमस जो है वो भारत की यात्रा करने वाले पहले ईसाई धर्म प्रचारक थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। पहलवों का जो दूसरी चीज आती है, इनके जो चांदी के सिक्के थे इनको क्या कहा जाता था, द्रकमा कहा जाता था। क्या कहते हैं, द्रकमा कहते हैं। ठीक है, ये पहलवों के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और नहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी कुषाण वंश, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुषाण वंश जो है वो क्या है कि प्राचीन भारत के जो सबसे शक्तिशाली विदेशी मूल के जो राजवंश रहे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इस वंश ने उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के विशाल भागों पर क्या किया, शासन किया था। कुषाण के शासनकाल में भारत का मध्य एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार जो है वो अत्यधिक विकसित रहा है। अब इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमें कुषाण जो शासक साम्राज्य रहा है उसमें हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। ठीक है, हेनसांग का आगमन जो है वो इसी के टाइम में हुआ है, तो इस वजह से हमें जानकारी मिलती है कि इनके साथ जो है हमारे व्यापार बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज़ आती है, अब इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। जो कुषाण है वो मूलतः क्या है, यूएजी, या फिर इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में मोस्टली जाता है यूची के नाम से। क्या नाम से, यूची के नाम से। यूची जनजाति की एक शाखा थी। यूची जो है वो मध्य एशिया के उत्तर पश्चिम चीन में निवास करते थे, तो मेनली ये कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हूर जनजाति के आक्रमण के कारण क्या हुआ कि इन्हें अपना जो मूल निवास स्थान था वो छोड़ना पड़ा। आगे ये बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, बैक्टीरिया पर इन्होंने अधिकार करने के बाद यूची क्या थे, 5 शाखाओं में बट गए थे। इन्हीं 5 शाखाओं में से एक शाखा क्या कहलाई, कुषाण कहलाई। बाद में कुषाण शाखा ने क्या किया, एक तो कुषाणी हो गई, बाकी की 4 शाखाओं पर भी क्या किया, अपने अधीन कर लिया, और ये सबसे शक्तिशाली शाखा बन गई थी यूचियों की। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मौर्य क्या कहते हैं, कुषाण साम्राज्य की स्थापना। कुषाण साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, कुजुल कड़फिसस को माना जाता है। किसको मानते हैं, कुजुल कड़फिसस को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रमुख जो शासक रहे हैं कुषाण वंश के, उन्हें देखते हैं। एक तो कुजुल कड़फिसस है, विम तख्तु है। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, सोटर मेगास से जोड़ते हैं।
पर ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तब भी चल जाएगा। इसके बाद आता है आपका विम कडफिसस, विम कडफिसस के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद आता है आपका हुविष्क और फिर आता है आपका वासुदेव। ठीक है, तो क्या है, अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम कुजुल कडफिसेस, या इसी को कहा जाता है कडफिसेस फर्स्ट। केवल जो तांबे की मुद्राएं हैं वो रोमन सिक्कों की नकल पर इसने चलाई थी। ठीक है, किस पर चलाई थी? रोमन सिक्कों की नकल पर, रोमन सिक्कों की नकल पर। यही एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण शासक रहा है फर्स्ट, वो कौन सा है? कुजुल कडफिसस है। इसके बाद बात करते हैं विम कडफिसस की। विम कडफिसस जो है वो, पहली चीज़ तो ये है कि कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्या है? विम कडफिसस ही माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है? विम कडफिसस ही माना जाता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। विम कडफिसस भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला क्या था? पहला कुषाण शासक रहा है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा इसे मिली कहाँ से थी? रोमन सिक्कों से मिली है। ठीक है, इसके अलावा रेशम मार्ग पर कुषाणों का प्रभाव स्थापित किया इसने। विम कडफिसस जो है वो मुख्यतः क्या था? शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है। दूसरी चीज क्या आती है? चीनी स्रोतों में क्या कहा गया है? इसे भारत का विजेता कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये जो है शैव धर्म को अपनाता था, ये किस बात से पता चलता है? ये पता चलता है हमें, इसके सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की आकृति मिली है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कनिष्क। कनिष्क जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कनिष्क सबसे कुषाण वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक रहा है। कनिष्क की प्रमुख राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। वर्तमान में क्या है? पेशावर, जो कहाँ है आज के टाइम में? पाकिस्तान में है। दूसरी राजधानी जो है वो क्या है आपकी? मथुरा है। पुरुषपुर जो था वो राजनीतिक केंद्र था, और मथुरा जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। क्लियर? कनिष्क के शासनकाल से 78 ईस्वी में एक नए संवत के प्रारंभ का उल्लेख मिलता है। लंबे समय तक इसे शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और इसे शक संवत ही कहा जाता है लगभग। अब बात करते हैं हम कनिष्क के शासन की। कनिष्क का शासन जो है वो इतिहासकार कनिष्क की तुलना किससे करते हैं? अशोक से करते हैं। क्यों करते हैं अशोक से? क्योंकि जिस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह से कनिष्क ने भी क्या किया? बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में भी अगर पूछा जाता है आपसे कि कौन सी शाखा थी, महायान या हीनयान, तो महायान संप्रदाय के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, कनिष्क जो है वो स्टार्टिंग में विभिन्न धर्मों के प्रति कैसा था? उदार था। क्लियर? अब बात करते हैं महायान धर्म का, इसने सबसे ज़्यादा प्रचार किया। कौन सी संगीति कनिष्क के टाइम में हुई थी, ये देख लेते हैं। तो कनिष्क के टाइम में जो हुई थी वो हुई थी आपकी चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि कनिष्क की मानी जाती है। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, समय तो आपको पता ही है, कनिष्क के टाइम में हुई है, और कनिष्क का शासन कब आ जाएगा? दूसरी शताब्दी ईस्वी में। संरक्षण कनिष्क है। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कुछ राइटर्स के बारे में, या जिन लोगों को, विद्वानों को कनिष्क ने संरक्षण दिया वो कौन कौन से थे। पहले तो आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार का महान विद्वान था। ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और क्या थे? बौद्ध आचार्य थे। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 रचनाएं जो है वो किसकी मानी जाती हैं? अश्वघोष की मानी जाती हैं। ठीक है, अश्वघोष को क्या कहा जाता है? संस्कृत का प्रथम महान बौद्ध कवि कहा जाता है। किसको कहा? अश्वघोष को कहा जाता है। तो क्या है? संस्कृत का जो पहला महान बौद्ध कवि है वो कौन है? अश्वघोष है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन जो है वो महायान बौद्ध धर्म के महान दार्शनिक थे।
इन्होंने माध्यमिक दर्शन यानी कि शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट है आपका वसुमित्र। वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संकलन एवं संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आता है आपका चरक। चरक जो है वो क्या थे? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। आयुर्वेद के महान आचार्य माने जाते हैं। इनकी रचना क्या है? चरक संहिता है। चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का क्या है? आधारभूत ग्रंथ है। तो आधारभूत ग्रंथ जो है आयुर्वेद का वो किसे माना जाता है? चरक संहिता को माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। कनिष्क के स्तूप के बारे में देखते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर, इसमें एक विशाल स्तूप का निर्माण किया था और इसकी प्रशंसा किसने की है? चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने, दोनों ने इस स्तूप की प्रशंसा की है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुषाण के प्रशासन की। कुषाण वंश का जो प्रशासन था वो कैसा था वो देख लेते हैं। जो कुषाण शासक थे इन्होंने विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, और इस व्यवस्था पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये लोग विदेशी थे, तो किसका? भारत का प्रभाव भी था, ईरान का प्रभाव था और यूनानी परंपराओं का प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही इनके टाइम में वो थी रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है वो क्या था? प्राचीन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। कुषाणों का जो है इस मार्ग पर नियंत्रण रहा। ठीक है, और जब रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण था तो क्या था? इनको बहुत ज़्यादा उसका आर्थिक लाभ मिला है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं हम गांधार कला। गांधार कला कहाँ से मिली? हिंद यूनानियों से मिली थी, शुरुआत वहां से हुई थी, पर उसका जो विकसित रूप आया वो कुषाणों के टाइम में ही आया था। ठीक है, और कुषाण काल में ही क्या हुआ? गांधार कला का अत्यधिक विकास हुआ था। इसके प्रमुख केंद्र क्या है? तक्षशिला, पुरुषपुर और स्वात घाटी थी। ठीक है, गांधार कला को क्या कहा जाता है? ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीको बौद्ध कला भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी मथुरा कला। मथुरा कला भी किसके टाइम में फेमस हुई? ये भी कुषाण वंश में ही रही और मथुरा जो था वो इनका मेन केंद्र रहा है। ठीक है, जो गांधार कला है इस पर क्या है? विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन जो मथुरा कला है ये क्या है? पूर्णतः भारतीय शैली पर आधारित है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, मथुरा कला में और गांधार कला में। थोड़ा सा आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर थोड़ा सा पेपर टफ कर देगा तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इजी है। पहली चीज तो हम देखते हैं गांधार कला के बारे में। गांधार कला क्या है? यूनानी प्रभाव इस पर अधिक था। धूसर पत्थर यूज किया जाता था। इसमें क्या था? मेनली यथार्थवादी शैली का वर्णन होता था। घुंघराले बाल और वस्त्रों में क्या थी? सिलवटें जो है वो गांधार कला की जो मूर्तियां थी उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपकी मथुरा कला। मथुरा कला मैंने आपको पहले भी बताया, मथुरा कला पर भारतीय प्रभाव जो है वो अत्यधिक है। आप इसको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, गांधार कला कहाँ है? पश्चिम में। पश्चिम में क्या हुआ? भारत पर आक्रमण हुआ मोस्टली। ठीक है, तो क्या होगा? उस कला पर विदेशियों का प्रभाव भी दिखाई देगा। पर मथुरा कहाँ आ जाएगी? थोड़ा इंटीरियर है, तो मथुरा कला पर क्या है? विदेशियों का प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए इस पे क्या है? भारतीय प्रभाव अधिक है। अब इसका निर्माण जो है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें गांधार कला कैसी थी? यथार्थवादी थी। ठीक है, ये क्या थी? मथुरा कला आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक शैली में है और इसमें जो आकृतियां हैं वो कैसी बनती थी? सरल बनती थी और प्रभावशाली होती थी। ठीक, अब बात करते हैं हम कुषाणकालीन साहित्य की। कुषाण काल साहित्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। अगर इसके विद्वानों की बात की जाए तो अश्वघोष, नागार्जुन, ठीक है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था, चरक है, वसुमित्र है, ये सारे आते हैं। ठीक, अब देखो जो महायान शाखा है इसने ही क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो महायान शाखा है इसने ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले बौद्ध के किस धर्म में बनाई गई थी, तो वो थी आपकी
महायान शाखा में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो सामंती प्रणाली थी, इसका प्रारंभ भी किस काल में माना जाता है? कुषाण काल से ही माना जाता है। क्लियर। अब देखते हैं हम वासुदेव के बारे में। वासुदेव जो है वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। इसके समय तक जो कुषाण साम्राज्य है वो क्या था? काफी कमजोर हो चुका था। इसके सिक्कों पर भगवान शिव का चित्र जो है वो अधिक मिलता है, जिससे क्या है, भारतीय धार्मिक प्रभाव का हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कुषाण वंश का अंत, और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आती है, जो कुषाण वंश है, तो जो कुषाण वंश के विद्वान रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बुक्स के। जैसे नागार्जुन, नागार्जुन की बुक्स का नाम क्या है? नागार्जुन की बुक है एक तो माध्यमिक सूत्र, और दूसरी आती है आपकी प्रज्ञा पारिमिता, प्रज्ञा पारिमिता सूत्र। ये तो हो गई नागार्जुन की। दूसरी चीज है आपकी अश्वघोष की। अश्वघोष की आपको बताया ही कौन कौन सी थी बुक? सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट आता है आपका वसुमित्र। वसुमित्र की बुक का नाम क्या है? वसुमित्र की बुक का नाम है महाविभाषा, विभाषा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज। तो ये थे आपके विदेशियों के आक्रमण के बारे में और कुषाण वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।